नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आप सबको डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी उसने ही विश्वास नहीं किया सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी। 60वें दशक के अंतिम वर्षों में एक डॉक्टर MBBS पास कर इंटर्न के रूप में ट्रेनिंग कर रहा था। डॉक्टरी पास करने के बाद नए डॉक्टर अपने को बड़ा भारी चिकित्सक मानने लगते हैं, परंतु वार्ड में घुसते ही उन्हें अपनी अनुभवहीनता का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ में आने लगता है कि निदान यानी कि डायग्नोसिस और उपचार ही चिकित्सा की अंतिम सीमा नहीं होती। अस्पताल में भर्ती मरीज का विश्वास जीते बगैर उसका डायग्नोसिस करना, उनका इतना विश्वास जीतना कि ये जानते हुए भी कि आप ट्रेनी डॉक्टर हैं, आपको अपने शरीर का परीक्षण करने दें। जो मरीज गांव के झोला छाप डॉक्टरों को फीस देकर दिखाता है, वही मेडिकल कॉलेज के क्वालिफाइड डॉक्टरों को इसलिए दिखाने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो ट्रेनी डॉक्टर है और देखने में बिल्कुल बच्चा लगता है। व्यवहारिक रूप से यदि देखें तो मरीज की ये झिझक बहुत ही स्वस्थ प्रतिक्रिया है जो ट्रेनी डॉक्टरों के गुरूर को कम करने में सहायक होती है और उन्हें प्रैक्टिकल कार्य सीखने को उत्प्रेरित करती है। ये प्रैक्टिकल कार्य उन्हें वार्ड के अनुभवी वार्ड बॉय या आया लोग सिखाते हैं। सीनियर डॉक्टरों के पास इतना समय ही नहीं होता। इंजेक्शन व ड्रिप लगाना, मरीज की निजता व लज्जा का ध्यान रखते हुए उनके परीक्षण करने की विधा उन्हें सीनियर स्टाफ नर्सें व कंपाउंडर लोग ही सिखाते हैं। इसीलिए प्रायः देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज के सीनियर कर्मचारी डॉक्टरों के बहुत मुँह लगे हो जाते हैं। क्यों ना हो वो डॉक्टरों के ट्रेनिंग के दिनों के उस्ताद जो ठहरे। ऐसे ही एक आया इंटर्न डॉक्टर को लेडीज वार्ड में मिली। पहले ही दिन उसने डॉक्टर से पूछा, आज आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, एकदम अनजाना नया माहौल। डॉक्टर जो हाथ में सीनियर द्वारा दिए गए काम की लिस्ट लिए ये भी नहीं तय कर पा रहा था कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करें। ऐसे मौक़ों पर कोई हिताशी स्वर सुनकर उनका दिल भीग गया, पर वो कुछ बोला नहीं। बोलता भी क्या, ना हाँ कर सकता था ना ही ना। आया ने कहा, मन लगाकर काम करिएगा तो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। चलिए मरीजों की ड्रेसिंग से शुरू करिए। और वो ड्रेसिंग ट्रॉली लेकर आ गई। उसने डॉक्टर को डॉक्टरी तरीके से हाथ धोना सिखाया, पर्दे का ध्यान रखते हुए महिला मरीज की ड्रेसिंग करने में मदद की। उसने ड्रेसिंग के समय डॉक्टर को असहज देखकर बताया कि आप वार्ड में सिर्फ डॉक्टर हैं और मरीज सिर्फ एक मरीज। ये बिल्कुल ध्यान न दें कि मरीज स्त्री है या पुरुष, आपका संकोच छूट जाएगा, वह मरीज भी सहज रहेगा। डॉक्टर को सुश्रुत की सौगंध याद आ गई जिसमें कहा है कि तुम्हें स्त्री और पुरुषों में फर्क नहीं करना है। डॉक्टर ने महसूस किया कि ये आया वार्ड की अन्य आयाओं से एकदम अलग थी। पहनावा, व्यवहार, मरीजों से बर्ताव, सभी में एक संतुलन व गरिमा थी जो अन्य में नहीं थी। सभी नर्सें उसे बुआ कहती थीं। डॉक्टर लोग भी उसे सम्मान देते थे। डॉक्टर में ये जिज्ञासा थी कि वो सबसे अलग कैसे है, पर डॉक्टर की ये जिज्ञासा ही रही, पूछने का साहस व मौका ही नहीं था। ऊपर से महिला के निजी जीवन के बारे में उत्सुकता तब भी शिष्टता व सभ्यता के प्रतिकूल मानी जाती थी। हफ्ते भर में डॉक्टर ने काम करना सीख लिया। वो नर्सों व कर्मचारियों के बीच दिल लगाकर सीखने का उत्सुक वर्कर के रूप में जाना जाने लगा। अच्छा काम करने वाले सभी को प्रिय होते हैं। जब ट्रेनी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसे एक बार फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हर विभाग में नाइट ड्यूटी के लिए सीनियर डॉक्टरों के विश्राम कक्ष तो नियत होते हैं, परंतु बेचारे ट्रेनी डॉक्टर के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं होता। ऊपर से सीनियर्स गंभीर मरीजों की लगातार देखभाल के लिए हर आधे घंटे में चेक करते रहने का निर्देश कर देते हैं। इसलिए इंटर्न को विश्राम का अवसर ही नहीं मिल पाता। नाइट ड्यूटी के अगले दिन मात्र 1 घंटे के अंदर ही फ्रेश होकर
पुनः वार्ड में उपस्थित होना होता है। दिन रात काम करने का ये अभ्यास आगे चलकर डॉक्टरों को इमरजेंसी में अनवरत काम करने की शक्ति देता है। परंतु कभी कभी जब भगवान की दया से वार्डों में कोई सीरियस मरीज नहीं होता तो उसे विश्राम के लिए इधर उधर जगह ढूंढनी पड़ती है। ये जगह कोई ड्रेसिंग रूम या किसी खाली वार्ड का बिस्तर भी हो सकता है। वो जहाँ भी रहे, सभी वार्ड सिस्टर्स को ये सूचना रहती कि ज़रूरत पड़ने पर उसे कहाँ से बुलाया जाए। मरीज सीरियस होने पर उसे रात भर मरीज के पास बैठना होता है। कभी कभी नर्सें तरस खाकर रात में चाय बनाते वक्त डॉक्टर को बुलाकर एक कप चाय पिला भी देती हैं। ये एक बड़ी रिलीफ की बात होती है। नर्सों के लिए रात की ड्यूटी पर मेडिकल कॉलेज में चाय बनाने का सामान नर्सिंग प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाता है। चाय के समय ड्यूटी रूम में आया और वार्ड बॉय भी एकत्र हो जाते हैं। जाड़े के दिनों में सभी कर्मचारी ड्यूटी रूम में हीटर के पास ही जुटे रहते हैं। कभी कभी तो चाय का दौर 2-3 बार भी चल जाता है। ऐसी ही एक जाड़े की रात में नाइट शिफ्ट में जब सभी मरीज आराम की नींद सो रहे थे, सिस्टर, कर्मचारी व इंटर्न डॉक्टर जाड़े व नींद से बचने के लिए ड्यूटी रूम में एकत्र थे। डॉक्टर को ट्रेनिंग में आए काफ़ी समय बीत गया था। अब वो अस्पताल के माहौल में सिर्फ घुल मिल ही नहीं गया था, बल्कि सेवा कर्मियों के साथ एक प्रकार की पारिवारिक भावना भी विकसित हो चुकी थी। इसलिए उसका संकोच छूट गया था। वो भी इस रात्रि गोष्ठी में शामिल था। इधर उधर की चर्चा के बाद उसने उक्त आया से पूछ ही लिया, आप अन्य कर्मचारियों से एकदम अलग कैसे हैं? आपका शालीन व्यवहार इंगित करता है कि आप किसी अच्छे परिवार से हैं, तो यहाँ कैसे? सभी चुप। डॉक्टर को एहसास हुआ कि उसको इतना निजी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। गहन चुप्पी को स्वयं आया ने तोड़ा। डॉक्टर भैया, ये सवाल पिछले 4 वर्षों से सभी डॉक्टरों के मन में उठता है, पर केवल आपका ही दिल इतना साफ है कि आपने सीधे मुझसे ही पूछ लिया। फिर चाय के बर्तन समेटते हुए बोली, मैं 8वीं पास हूँ। मेरा अपना खुद का सुखी परिवार था। माँ बाप 1947 के बंटवारे में मारे गए। केवल मैं ही जीवित आ पाई। रिफ्यूजी परिवारों में आपस में तब बहुत एका हुआ करता था, सो मेरी शादी भी आराम से खाते पीते परिवार में हो गई। मैं बहुत सुखी थी। पति फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हो गया था। एक बेटी भी हो गई थी, पर कभी कभी ज़्यादा खुशी को शायद नज़र लग जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे देश के बंटवारे के समय मैं जिस हाल में थी, भगवान ने एक बार फिर उसी हाल में ढकेल दिया। मैं अकेले तो सब झेल लेती, मगर इस बार मेरे साथ मेरी 6 साल की मासूम बेटी थी। बंटवारे के समय मेरा कष्ट देखने को मेरे माता पिता जीवित ही नहीं थे, परंतु मैं अपनी बेटी के साथ और भी असहाय महसूस कर रही थी। कुछ दिन तक पड़ोसियों ने मदद की, पर ज़्यादा दिन तक जवान स्त्री को कोई महिला अपने घर में नहीं रहने देना चाहती। हम माँ बेटी दाने दाने को मोहताज हो गए। वो तो भला हो बड़ी मैट्रन साहब का कि कचहरी में उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्हें दया आ गई। रुककर उन्होंने मेरी कहानी सुनी। भूख से बिलखती बेटी को पर्स से निकाल कर बिस्किट दिए और मुझे अपने साथ अपने बंगले ले आई। मैट्रन साहब के यहाँ मुझे रोटी और सर पर छत तो नसीब हो गई, पर मुफ्तखोरी। पेट में अन्न पड़ने के बाद थोड़ा स्वाभिमान जागा या बेटी के भविष्य की चिंता, पता नहीं। मैंने मैट्रन जी से कोई काम दिलाने को कहा। मैट्रन ने मुझे आया के काम पर लगवा दिया। नौकरी के पहले कुछ महीने उन्होंने मुझसे ऐसे ही वार्ड का काम लिया। बाद में जब इन सिस्टर्स ने मेरी तारीफ की, तभी मुझे पहले औजी और बाद में पूरा काम करने की नौकरी मिल गई। तब से मेरी रोजी रोटी मरीजों की सेवा है। तनख्वाह से कुछ बच रहता है तो वो बेटी की पढ़ाई, किताब व ड्रेस में लग जाता है। बेटी मैट्रन साहब का हाथ बटा देती है। उन्हीं के सर्वेंट क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं। डॉक्टर को अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका था, पर फौरन ही उसने दूसरा प्रश्न किया, पर ऐसा क्या हो गया कि आपको सड़क पर आना पड़ गया? ये गाथा आप सिस्टर जी से पूछ लीजिएगा, मैं खुद ना बता पाऊंगी। कहकर आया चाय के बर्तन लेकर चली गई। डॉक्टर सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो वह स्वयं मुझे नहीं बता सकती। इनकी कहानी पर तो वक्त जैसी फिल्म बन सकती है। तभी नाइट सुपरवाइज़र अपने नाइट राउंड पर आई। वार्ड का हाल पूछा और आया को अपने साथ लेकर राउंड पर चली गई। नाइट सुपरवाइज़र के जाने के बाद सिस्टर जब पुनः आश्वस्त होकर बैठी तो डॉक्टर ने सिस्टर से पूछा कि आया के साथ ऐसा क्या हुआ। तो सिस्टर ने बड़े संकोच से बताया, इन्हें इनके पति ने छोड़ दिया। डॉक्टर ने पूछा, क्यों? ये तो बहुत भली लगती हैं। सिस्टर, हाँ,
उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर, फिर क्यों छोड़ा? सिस्टर ने झुंझलाते हुए कहा, सारी बात मैं ही आपको नहीं बता सकती, किसी रोज आप ही नाइट सुपर सिस्टर से पूछ लीजिए। डॉक्टर मन में सोचते हुए सोने की जगह तलाश करने चल पड़ा। ऐसी क्या बात है कि जो ये सिस्टर जानते हुए भी नहीं बता सकती, पर नाइट सुपर बता सकती है? कुछ हफ्तों के बाद एक रात की इमरजेंसी में नाइट सुपरवाइजर ने ऐसा वाकया बताया कि वो अविश्वसनीय था। डॉक्टर को समझ में आया क्यों कम उम्र वाली सिस्टर बताने में संकोच कर रही थी। नाइट सुपरवाइजर, जो काफ़ी सीनियर थी और लगभग रिटायरमेंट के नज़दीक थी, उन्होंने जो किस्सा बताया वो शब्दशः नहीं बताया जा सकता, परंतु फिर भी वो कुछ इस प्रकार है। पर किस्से के पहले जहाँ ये दुर्घटना घटी उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। कानपुर के पश्चिम में पनकी गांव में हनुमान जी का एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, जो पनकी के हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर है। यह मंदिर राजकीय राजमार्ग 25 के समीप स्थित है, जो आगरा और झांसी जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। पर यह रोड कानपुर में पनकी रोड के नाम से जानी जाती है। ऐसी है पनकी के हनुमान जी की महिमा। इस सड़क के किनारे बहुत बड़े आयुध कारखाने हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में तमाम बस्तियां बन गई हैं, कुछ सरकारी और कुछ अतिक्रमण से। ऐसी ही बस्तियों में कारखाने में काम करने वालों का आवास था। कुछ सपरिवार रहते थे तो कुछ छड़े यानी कि अकेले। इस इलाके के पास ही एक नाला बहता था, जिसे गंदा नाला के नाम से जाना जाता था। आस पड़ोस के इलाके में मच्छरों का बड़ा आतंक था। मच्छर भगाने के लिए तब कॉइल या ओडोमॉस तो उपलब्ध नहीं था, केवल नीम की पत्ती का धुआं ही उपलब्ध था, और वो भी थोड़ी देर तक प्रभावी रहता। कानपुर में बिजली तो थी और श्रमिकों के घर में कनेक्शन भी था, पर पंखे, श्रमिक तो दूर, सुपरवाइजर्स के यहाँ भी नहीं होते थे। जाड़े में तो कोई अधिक समस्या न होती, पर गर्मी में कमरे के अंदर सो पाना असंभव था। सभी लोग कमरे के बाहर पड़ी खुली जगह में ही लेटते। खुली हवा के झोंकों से मच्छरों की तादाद में कुछ तो कमी आ ही जाती, वरना चादर का कवच बनाकर लोग किसी तरह सो लेते। ताज्जुब कि मई जून की गर्मियों के 9 महीने बाद भी फरवरी मार्च में कॉलोनी में बच्चे पैदा होते थे। मतलब भगवान सहारे सभी धर्म संपादित होते रहते। दूसरी तरफ श्रमिकों एवं उद्योगों की नगरी कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा था, जिससे आए दिन जुलूस, धरना, प्रदर्शन और कारखानों में लॉकआउट आम बात हो चली थी। रोजगार नगरी में श्रमिकों में बेरोजगारी भी पसरने लगी थी। कुछ बेरोजगार लोग अन्य धंधों में लग जाते, कुछ घर वापस लौट जाते, परंतु कुछ दुस्साहसी अपराध की दुनिया में पहुंच जाते। नतीजा, उद्योग नगरी कानपुर अब अपराध नगरी में परिवर्तित होने लगी थी। राहजनी, लूटमार, चोरी आदि की घटनाएं इतनी आम हो गई थीं कि लोग उनका संज्ञान तभी लेते जब घटना उनके साथ हो या उनके टोले मोहल्ले में घटित हो। जाहिर है कि ऐसे वातावरण में आयुध फैक्ट्री के समीप बसी श्रमिक बस्ती, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ऐसी घटनाओं से महफूज नहीं थी। फैक्ट्रियों में 8-8 घंटे की पारी में श्रमिक काम करते थे। सुबह 8 से 4, साया 4 से रात्रि 12 व रात्रि 12 से फिर सुबह 8 की शिफ्ट चलती। जाड़े में तो रात 12 बजे ड्यूटी से लौटने को दरवाज़ा खटखटाना पड़ता, परंतु गर्मियों में सभी लोग बाहर ही सोते थे। पत्नियां पतियों का खाना टिफिन में लगाकर चारपाई के पास स्टूल पर रख देती। पति ड्यूटी से लौटकर टिफिन का खाना खाकर बगैर किसी की नींद खराब किए हुए पहले से लगी अपनी चारपाई पर सो जाता। बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से जिंदगी गुजर रही थी कि एक चोर की शनि दृष्टि एक घर पर पड़ गई। रात्रि की पहली नींद सबसे गहरी होती है। चोर लोग इसी का फायदा उठाते हैं। सुपरवाइजर के यहाँ चोरी के इरादे से एक चोर दबे पांव आया। पत्नी बाहर ही मसहरी लगाकर सो रही थी। पड़ोस में ही पति के मसहरी लगे बिस्तर के पास ही स्टूल पर टिफिन रखा था। चोर शायद भूखा था, तो उसने चुपके से पहले टिफिन का खाना खाया और बाद में मकान में घुसने के लिए गृह स्वामिनी के गले में माला की तरह पड़ी चाबी को निकालना चाहा। टिफिन की आवाज से पत्नी की नींद तो खुली, पर तत्काल ही वो आश्वस्त होकर फिर गहरी नींद में लौट गई कि पति भोजन कर चुका। गले में चाबी पर हाथ लगते ही उसकी नींद फिर खुली, परंतु अब की बार वो समझी कि उसका पति शौच आदि के लिए चाबी मांग रहा है, सो उसने स्वयं ही चाबी निकाल कर दे दी और बोली, खाना खा लिया?
गृह स्वामिनी की आवाज सुनकर पहले तो चोर एकदम सन्न हो गया, परंतु जब पत्नी के अस्फुट शब्दों का अर्थ उसकी समझ में आया कि वो तो उसे अपना पति समझ रही है, तो उसके मन में चोरी से भी अधिक घिनौना विचार आया। यदि यह नींद में मुझे अपना पति समझ रही है तो क्यों ना पति धर्म का निर्वाह भी कर लूं। और वो धीरे से उसकी मसहरी में घुस गया। पत्नी ने नींद में उसे अपना पति मान सरक कर जगह भी दे दी। चोर की हिम्मत बढ़ी और वो पति धर्म निर्वहन करने लगा। पत्नी ने नींद में भी सहयोग किया। नींद की तंद्रा से श्रृंगार में परिवर्तित होने के बीच कुछ क्षणों के लिए जब वह पूर्ण चेतन हुई तो उसे ख्याल आया कि मेरा पति तो सिख था, मोना कैसे हो गया। उसके मन में भीषण विस्फोट हुआ। क्रोध में नारी अबला नहीं रह जाती, वो अत्यंत हिंस हो जाती है, उसमें अपार बल आ जाता है। उसने चीखते हुए अजगरी की भांति चोर को दोनों हाथों और पैरों से उसी अवस्था में दबोच लिया। चोर ने पूरी शक्ति से छूटने की कोशिश की, परंतु उस अबला प्रबल की अजगरी जकड़ से मुक्त नहीं हो सका। पड़ोसी भी जाग गए। उन्होंने चोर ही समझकर मसहरी हटाई, परंतु हालत देखकर वो भी पूरा माजरा समझ गए। सबने मिलकर चोर को घसीट लिया और पिटाई शुरू हो गई। किसी महिला ने पत्नी पर चादर डाली। इतने में ही उसका पति भी आ गया और उसने भी धुनाई की। अच्छा खासा हंगामा हो गया। स्थानीय पुलिस चौकी के दरोगा जो नाइट राउंड के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे, वो भी हंगामा सुनकर आ गए। उन्होंने चोर की जमकर धुनाई की और थाने ले गए। क्योंकि चोरी तो हुई नहीं, अतएव बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद तो हर दिन थाने में पुलिसिया पूछताछ, वकील के अश्लीलता से मुस्कुराते हुए किए गए प्रश्न, लोगों की पीछा करती कुत्सित निगाहों द्वारा पीड़िता का बलात्कार होने लगा। इस दुर्व्यवहार की रिपोर्ट वो कहाँ करे, कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ तक कि मेडिकल के लिए जब उसे महिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे महिलाओं से सहानुभूति मिलने की उम्मीद थी, वहाँ भी खुसफुसाहट, व्यंग्य भरी मुस्कान। पूछने पर डॉक्टर को जब उसने शर्मनाक घटना बयान की तो सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। एक चंचल परिचारिका ने इठलाते हुए छींटाकशी की, अरे क्या पता खुद ही यार को बुलाया हो, भेद खुलने पर तिरिया चरित्र कर रही है, तभी तो बलात्कार का निशान भी नहीं है शरीर पर। इस घटना के बाद से पति, जिसने उसकी रक्षा और भले बुरे समय में साथ निभाने की सौगंध पवित्र ग्रंथ साहब के सामने ली थी, भी उससे अनमयस्क ही नहीं विमुख हो चला था। केवल खाने और सोने के लिए ही घर आता था, बाकी समय पीकर बाहर ही पड़ा रहता था। पत्नी पति की मानसिक दशा का अनुमान कर सकती थी, इसलिए वो और व्यथित होती। 3 साल की छोटी बेटी माँ बाप की परेशानी समझकर कभी बाहर जाने की जिद करती तो माँ उसे पिटाई करके ही बाहर जाने से रोक पाती। कैसे एक घटना ने, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी जिंदगी नर्क बना दी। उसका पूरे शहर में पति व बच्चों के अलावा कोई अन्य संबंधी भी नहीं था। बेटी की वजह से वो आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। बेबसी ने उसे पूरी तौर से घेर रखा था। 1-2 साल बाद मुकदमा शुरू हुआ। पीड़िता की तरफ से मात्र सरकारी वकील, जो केवल सरकारी ही था, खड़ा हुआ, जबकि आरोपित की तरफ से कर्मचारी यूनियन ने बढ़िया वकील खड़ा किया था। आखिर आरोपित लॉकआउट मिल का श्रमिक था और यूनियन का सदस्य होने के कारण पूरी यूनियन उसके पीछे खड़ी थी। वहीं सरकारी वकील बगैर सुविधा शुल्क के मेहनत करना वक्त की बर्बादी मानता था। उस समय का कानून आज के कानून से एकदम भिन्न था। आज बलात्कार के आरोपित को अपने को निर्दोष साबित करना पड़ता है, वहीं उस समय के कानून में पीड़िता को साबित करना पड़ता कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसके लिए गवाहों की भी आवश्यकता होती थी, जो अधिकतर मामलों में नहीं मिलते थे। बलात्कार ऐसी घटनाएं सरेआम तो होती नहीं। उस समय के कानून में ज़्यादातर सज़ा उन्हीं केसों में हो पाती थी जिनमें महिलाएं अवयस्क हों या शरीर पर इतनी चोटें हों कि ये निर्विवाद रूप से साबित किया जा सके कि महिला ने अपनी अस्मिता बचाने की भरपूर कोशिश की। धमकाकर या धोखे से किए गए बलात्कार में कोई चोट न पाए जाने पर केस अमूमन इस बात पर छूट जाता था कि यह वाकया महिला की रजामंदी से हुआ था, परंतु पकड़े जाने पर महिला पुरुष पर झूठा आरोप लगा रही है। अदालत में भी ऐसे अश्लील प्रश्न पूछे जाते जो कि महिलाओं के लिए संभवतः बलात्कार से अधिक अपमानजनक होते थे। बलात्कार तो शायद अकेले निर्जन स्थान पर हुआ हो, परंतु अदालत में ये वाचिक बलात्कार भरी कोर्ट में सबके सामने होता।
ज़्यादातर महिलाएं इसी में टूट जाती थीं और फूट फूट कर रोने लगतीं और आगे बयान भी नहीं दे पाती। उनके इस मौन निष्कर्ष मौन स्वीकृति लक्षणम मान लिया जाता था और बलात्कारी बेदाग छूट जाता था। प्रश्न केवल एक बलात्कारी के छूटने का नहीं था। बलात्कारी कानूनी खामी समझ लेने के बाद निर्धंध होकर समाज में यही अपराध उस पीड़िता पर अथवा अन्य किसी शिकार पर करने को प्रोत्साहित होता था। इसीलिए बलात्कारियों की संख्या महामारियों के कीटाणुओं की तरह बढ़ती जाती थी। संभवतः इसी वजह से बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं को घर वाले समझा बुझा कर शांत कर देते थे और कोई रिपोर्ट भी नहीं हो पाती थी। अब कानून बदलने और समाज का पीड़िता के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा है। त्वरित पुलिस जांच व न्यायालय से त्वरित निर्णय मिलने की वजह से पीड़िता व उसके परिवार वाले अब अपराध की रिपोर्ट लिखाने लगे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब बलात्कार अधिक होने लगे, जबकि वास्तविकता इससे एकदम उलट है। यही सारे कष्ट इस महिला को झेलने पड़े। बचाव में जब इसने कहा कि टिफिन खाने की आवाज़ से मैंने समझा मेरा पति लौटा है, तो बचाव पक्ष के वकील ने इसे पुरानी यारी बताकर दोष सिद्ध कर दिया कि महिला ने कामांध होकर पति का खाना भी यार को ही खिला दिया। आरोपित ने अपने बयान में भी पुराने संबंध का होना बताया और ये भी कहा कि इस सेवा के लिए महिला उसे आर्थिक सहायता भी देती थी, जिससे वो इस बेरोजगारी में भी अपना जीवन यापन कर सका। आरोपित के इस झूठ से न्यायाधीश क्या, पीड़िता के पति को भी संदेह हो गया। फौजदारी मुकदमे में जहां संदेह पैदा हो जाता है, आरोपित के छूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संदेह का कीड़ा इतना जहरीला होता है कि दिल और दिमाग को घुन की तरह छेद देता है, विवेक को तो एकदम ही नष्ट कर देता है। संदेह का यही असर उसके पति पर भी हुआ। उसने पीड़िता से सभी संबंध तोड़ लिए, यहाँ तक कि अपने बयान में भी पीड़िता की तरफ से बोलने के बजाय वो चुप ही रहा। नतीजा, आरोपित साफ तो छूट ही गया, परंतु पीड़िता अपनी बेटी के साथ दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। ऐसे में ही एक दिन भूख से बिलबिलाती माँ बेटी पर मैट्रन की नज़र पड़ी तो वो उन्हें अपने साथ ले आई। कुछ दिन उसने मैट्रन के घर काम किया। बाद में मैट्रन ने उसे वार्ड आया की जगह औजी यानी कि प्रतिस्थानी के रूप में अस्पताल में लगा दिया। मैट्रन जी की ही मेहरबानी से अब वो स्थायी कर्मचारी हो चुकी है। इस दुखद घटना को बताने में स्वयं नाइट सुपर सिस्टर भी भावुक हो गईं। बोली, आदमियों की गलती की सजा औरत को क्यों दी जाती है? इंटर्न डॉक्टर कुछ कहने ही जा रहा था कि वो आया आ गई। डॉक्टर को एकदम से चुप होते देखकर बोली, मैं थोड़ी देर बाद भी आ सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम आओ और बैठो, तुम्हारी ही बात हो रही थी। डॉक्टर साहब को भी तुमसे पूरी सहानुभूति है, नाइट सुपर सिस्टर ने कहा। इंटर्न डॉक्टर, जिसने अभी अभी डॉक्टरी पास की थी, के मस्तिष्क में मेडिको लीगल का ज्ञान ताज़ा था, आया से बोला, आपके साथ वास्तव में अन्याय हुआ। यदि उस व्यक्ति ने ये बयान दिया कि सब कुछ आपकी रजामंदी से हुआ, तो भी वह दोषी साबित होता है। ये जानते हुए भी कि महिला किसी दूसरे की पत्नी है, कोई पुरुष संबंध बनाता है, तो वो इनफिडेलिटी या दुष्कर्म का दोषी होता है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही दोषी माना जाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। आपका वकील यदि दबाव बनाता तो उस आदमी पर दूसरा मुकदमा चल सकता था, जिसमें उसको सजा अवश्य होती। आया बोली, डॉक्टर साहब, आप तो भले आदमी हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। अधिकतर लोग तो महिला को खिलौना या मनोरंजन की वस्तु ही मानते हैं। इस पूरी त्रासदी में मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट तो अपने पति के व्यवहार से हुआ। बंटवारे के दौरान मेरे पति ने अपनी माँ और बहन के साथ अत्याचार होते देखा था। उसे अपनी माँ और बहन से हमदर्दी थी। हमेशा कहता था, बंटवारे में महिलाओं की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ हुए जुल्मों को याद करके आज भी उसका खून खौल उठता है। मैं सोचती थी कि ऐसी परिस्थितियों का एहसास होने की वजह से वो मेरा दुख दर्द भी समझेगा, मुझसे सहानुभूति रखेगा, पर हुआ एकदम उलट। उसने ही विश्वास नहीं किया। अत्याचारी का गुस्सा भी उसने मुझ पर उतारा, मुझसे ही नफरत करने लगा। कहकर उसने पल्लू से नम आंखों को पोंछा। इंटर्न डॉक्टर भारी मन से उठकर बाहर चला आया। उसके मस्तिष्क में घूम रहा था कि पुरुष प्रधान समाज के अंधे कानून की वजह से अहल्या पुनः दूषित व शापित हुई। वहीं
इंद्र बगैर किसी ग्लानि या दंड के समाज में उच्छृंखलता करने के लिए एक बार फिर स्वतंत्र छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी, उसने ही विश्वास नहीं किया। तो आप सबको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।